सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है हमारा 1 और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आज हम इस चैप्टर को डीपली बिल्कुल पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है आप इस चैप्टर में से कुछ भूल जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर स्टोरी बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आप इसकी स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर से, इस सेकंड बुक के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एमएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, या कहूँ कि स्टोरी ऑफ द चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ोगे या आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरी थोड़ी सी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय हमारे देश की दशा कैसी थी, मतलब हमारा देश कैसा था, हमारा देश गरीब था, क्या क्या समस्याएं थी देश के सामने, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। आपने टीवी में कई बार देखो भारत पाकिस्तान का विभाजन क्या हुआ, तो हम यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हुआ था भारत पाकिस्तान का विभाजन, हिंदू मुस्लिम कैसे बटे थे। हम इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आज़ादी के समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्या थी। आप जानते हो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी समस्या थी, गरीबी थी और भी कई प्रकार की समस्या थी। तो इस चीज़ के टॉपिक के बारे में हम डीपली चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जब आप किताब खोलोगे तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती मतलब कि देश को कैसे बनाया जाए, राष्ट्र को कैसे बनाया जाए, राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए। तो ये टॉपिक है हमारा। चलिए इसको जानते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती का मतलब क्या होता है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है देश के सामने क्या क्या चुनौती थी। देश के सामने क्या क्या चुनौती थी जब देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके सामने कौन कौन सी समस्या थी। गरीबी की समस्या थी, सरकार नहीं थी, क्या क्या समस्या थी, उस चीज़ को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया था, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 14-15 की मध्य रात्रि को 1947 में आज़ाद हुआ था। ये आप लोग जानते हो। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये मतलब कि राष्ट्र को कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ये भाग्य वजह से चिर प्रतिष्ठा भेद से आप क्या समझते हैं। ये बच्चे एक भाषण था जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो ये क्या था भाषण, इसके ऊपर एक बार पढ़ेंगे। 14-15 की मध्य रात्रि को नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था उसे कहते हैं ट्विस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वजह से चिर प्रतिष्ठा भेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 14-15 की मध्य रात्रि को, जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया था 1947 में, तो उस दिन जब आजाद हुआ था रात में, तो नेहरू जी ने एक संविधान सभा बुलाई थी और उसी समय उस संविधान सभा को संबोधित किया था, मतलब कि मीटिंग की थी। तो जो भाषण दिया था उन्होंने उस समय, तो उस भाषण को क्या कहते हैं ट्विस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में, और भाग्यवती से चिर प्रतिष्ठा भेद हिंदी में। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिहाज से। तो एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र निर्माण को जानना। तो बच्चे, जो भाषण था ट्विस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवती से चिर प्रतिष्ठा भेद, इसी के अंदर नेहरू जी ने इस बात पर विचार किया था कि देश को कैसे बनाया जाए। जैसे कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र को कैसे बनाने की क्या क्या चुनौतियां थी। तो इसी के अंदर उस चीज़ पर मीटिंग में बात हुई थी। तो मीटिंग के अंदर 2 बातों पर सबकी सहमति थी। उन बातों को हम आगे चल के पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो 2 बातें थी जिस पे सबकी सहमति थी देश को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने इसको लिया है। क्वेश्चन में भी कई बार इसको पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। आज़ाद हुआ था हमारा देश, तब नेहरू जी ने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर इस बात पर तय किया गया कि हमारे देश का विकास कैसे किया जाए, हमारे देश का सुधार कैसे किया जाए, हमारे देश में कैसे गरीबी दूर की जाए। तो इन 2 मुद्दे मीटिंग चल रही थी, तो कई सारे मुद्दे हैं। तो 2 बातों पर सभी लोगों की सहमति थी। वो 2 बातें कौन सी थी इसके अंदर हम जानते हैं। पहला, शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार, जैसे कि आप जानते हो हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, तो उस मीटिंग में सबने तय किया कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन चलाया जाएगा। दूसरा, सरकार सभी के लिए काम करेगी, किसी विशेष के लिए नहीं या किसी विशेष जाति के लिए नहीं। आप देखने के पहले के टाइम में क्या होता था कि ऊंची जाति को ज्यादा महत्व दर्जा दिया जाता था, नीची जातियों को कम दर्जा दिया जाता था। तो इसी के लिए सबकी सहमति थी कि सरकार सभी के लिए काम करेगी, किसी विशेष जाति के लिए नहीं। ऐसे ये नहीं कि ऊंची जाति का तो उसको ज्यादा दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए समान काम करेगी। तो आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत
बहुत मेहनत लगी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तीन चुनौतियां थी जब देश आजाद हुआ था। वो तीन चुनौतियां कौन सी थी जब देश आजाद हुआ था? आपने देखा राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो वो चुनौती कौन सी थी देश को बनाने के लिए? ये कहूँ कि वो तीन चुनौतियां कैसी थी देश को बनाने के लिए? देश के बनाने के लिए तीन चुनौतियां थी। इसको मैंने क्वेश्चन में ले लिया था। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जैसे आपने पहले टॉपिक पढ़ा था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र को कैसे बनाया जाए। तो जो चुनौती थी वो तीन तरह की चुनौती देश के सामने आई थी देश को बनाने के लिए। तो उन तीन चुनौतियों को हम जानते हैं। पहला था एकता के सूत्र बांधना। एकता के सूत्र बांधना मतलब कि एक समान करना लोगों को। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ऊंचे जात का नहीं, कोई नीचे जात का नहीं, सबको एक बराबर दर्जा देना, सबको एक बराबर समझना। एक बार इसे डेफिनेशन के जरिए समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। आजादी के समय बहुत सी जातियां थी, हिंदू मुस्लिम कई प्रकार की जातियां थी, और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबको एकता के सूत्र में बांधना, मतलब कि सबको एक बराबर दर्जा देना। हिंदू कोई बड़ा नहीं, मुस्लिम कोई बड़ा नहीं, ऊंची जात का नहीं, कोई नीची जात का नहीं, सबको एक बराबर समझना, सबको एक बराबर समझकर उनको बारे में दर्जा देना, उनको सबको एक बराबर दर्जा देना, उनको सबको एक बराबर का शासन करना उनके ऊपर। तो ये एकता के सूत्र बांधने की सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने, देश को बनाने के लिए, सरकार को देश को बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना पहली चुनौती थी। ऐसी तीन चुनौतियां आई थी देश के सामने देश को बनाने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए। अब दूसरी चुनौती कौन सी थी देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए? उसको जानते हैं। लोकतांत्रिक को कायम करना। लोकतांत्रिक कायम करना मतलब लोकतांत्रिक सरकार बनाना देश के अंदर। तो एक बार इसको डेफिनेशन से पढ़ते हैं। भारत में लोकतांत्रिक स्थापना करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब ऐसा क्यों था ये जानते हैं। देश आजाद हुआ था तब बहुत गरीब देश था। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब बहुत गरीब देश था, और लोकतांत्रिक अमीर और बड़े देशों में होता था। उस समय कहा जाता था कि लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है वो केवल अमीर देशों में और बड़े देशों में होती थी। उस समय जैसे अमेरिका में उस समय लोकतांत्रिक था, तो लोकतांत्रिक शासन भारत में नहीं चल पाएगा, भारत टूट जाएगा। भारत क्यों टूट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऊंची जात नीची जात बहुत था, और इसीलिए कहा जाता था कि भारत जो है टूट जाएगा, यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं स्थापित हो जाएगा। तो दूसरी बहुत बड़ी चुनौती थी राष्ट्र को बनाने के लिए, ये कहूँ राष्ट्र को संवारने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो थी लोकतांत्रिक को कायम करना। अब चलते हैं देखते हैं हमारी तीसरी चुनौती कौन सी थी राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए। ये तीन चुनौती कई बार पेपर में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो जो तीसरी चुनौती थी वो थी ऐसा विकास करना जिससे सभी का भला हो। जैसे आपको पीछे बताया था मैंने, ऐसा विकास न करना जिससे ऊंची जाति का केवल भला हो, नीची जाति का कम भला हो, हिंदू का भला हो, मुस्लिमों का कम हो। तो ऐसा नहीं, सबका विकास करना, सबका बराबर करना। ऐसे आज है सब बराबर है, तो ऐसे ही उस समय तीन चुनौतियाँ थी भारत के सामने देश को बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। ये तीन चुनौती कई बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार एक नंबर में भी बहुत बार आता है, और 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम जानेंगे यहाँ से कि विभाजन कैसे हुआ, देश का विभाजन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग कैसे बना, और क्या में हिंदू मुस्लिम कैसे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान कैसे बना। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले जानते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, लॉन्ग नंबर में भी और एक नंबर में भी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, तो यहीं से हम इस बात में जान पाएंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का, हिंदू और मुस्लिम, या कहूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का देश। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार यह था। मुस्लिम देश की मांग के कारण मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। मुस्लिम देश की मांग के कारण द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग किसने बनाया था? इसको मुस्लिम लोगों ने बनाया था, मुस्लिम पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। और मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। ये एक नंबर क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मुस्लिम लीग कब बना था, और मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग बनाने का? तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि एक अलग राष्ट्र बनाना, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाना। जैसे यहाँ लाइन लिखी हुई है, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाना उनका उद्देश्य था। उन्होंने इसलिए इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को बनाया था। तो अब जानते हैं विभाजन कैसे हुआ, विभाजन किस प्रकार हुआ, कैसे हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान गए, उस चीज को जानते हैं। तो विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, मतलब कि विभाजन किस आधार पे होगा, कैसे होगा, उसको जानते हैं। तो यह तय किया गया कि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक बनेगा, मतलब कि जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वो हिंदुस्तान, जिन इलाकों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वो मुसलमान, वो पाकिस्तान। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति थी ये। आप आगे चल के पढ़ोगे कि बहुत मुश्किल था हिंदू और मुसलमानों को ढूंढना। क्योंकि क्या था, जब भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ मुसलमान ना रहते हों। भारत के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर गली, हर मोहल्ले में एक मुसलमान घर जरूर था। तो बहुत बड़ी समस्या थी मुस्लिम को अलग करना, हिंदुओं को अलग करना।
तो इसको मैंने पूरी डेफिनेशन इसी वीडियो में बताया हुआ है, इसका मतलब यही है। तो आगे चलते हैं। अब विभाजन की समस्याएं क्या थी। अब विभाजन तो हो गया था, लेकिन विभाजन की समस्याएं क्या थी, इस पर भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एक आंसर कि विभाजन की क्या क्या समस्या थी। तो वो जानते हैं। विभाजन में कई प्रकार की समस्या थी। ब्रिटिश इंडिया के समय ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहाँ मुसलमान ना रहते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ मुसलमान ना रहते हो। हर गली हर मोहल्ले में एक न एक घर मुसलमान का जरूर था। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। पहला पश्चिम, दूसरा पूर्व। पश्चिम मतलब ये मुंबई की तरफ और ये इस तरफ पश्चिम, और दूसरा पूर्व बांग्लादेश, जो आज बंगाल है, बांग्लादेश है। उस समय ये पाकिस्तान के इलाके थे। और इसी समय क्या था कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी हिंदुओं के मुकाबले। तो ऐसे दो देश मिले कि अच्छा यहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो इसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट देते हैं। जैसे कि आप देखो, जो आज का पाकिस्तान है ये तो है, ये पाकिस्तान, लेकिन जो आज का बांग्लादेश है ये भी पहले पाकिस्तान में। तो ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों इलाकों जोड़ दिया जाए, मतलब कि ये पूर्व का इलाका और पश्चिम का इलाका जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अलग अलग थे। तो ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ये भी एक समस्या थी कि पूर्व और पश्चिम, आधा देश इस तरफ आधा देश इस तरफ। ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। और एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या थी कि पाकिस्तान जाने के लिए बहुत से मुस्लिम तैयार नहीं थे। बहुत से जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते थे वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं या हम किसी और देश में जाएं। हमारा देश हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के लड़े थे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। तो उसमें बहुत बड़ी समस्या थी इस चीज़ के ऊपर। इस पर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और चंद घंटों में आदेश दिया था कि देश को खाली कर दो। बहुत आपने फिल्मों में देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो चंद घंटों में कहा था कि देश को खाली कर दो, और बहुत बड़ी संख्या में 91 देश लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा और इसके बारे में मुझे बताइएगा। इसको मैंने डीपली नहीं बताया है। ऐसे दो राज्यों का नाम बताया जिनका बंटवारा हुआ था राज्य पर। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा था तो ऐसे दो राज्य थे जिनका बंटवारा भी हुआ था। तो इन दोनों का मुझे आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा।